हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, और ये एपी हमारा दिया हुआ है 213, 205, 197 और 37। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 213, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस ए, मतलब सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटा लेंगे। तो 205 में से 213 घटाएंगे, आ जाएगा कितना -8। ठीक है, तो अब देखें कि हमारा लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म है हमारा AN 37। हमको यहाँ क्या नहीं पता है, तो N नहीं पता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हमको पता हो जाए तो हम मिडिल टर्म आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो AN इक्वल टू हो गया 37। तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 37। अब देखिए A हमको पता है कि 213 है, प्लस N कितना है नहीं पता, -1 इंटू D हो गया हमारा -8 इक्वल टू 37। अब ये प्लस में है, इसको हम डायरेक्टली उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा N-1 इंटू -8 इक्वल टू 37, और ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा 213। तो देखिए N-1 इंटू -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा। हम -213 से 37 को घटा लेंगे, तो ये हो गया 7 6 13, बचाइए 0, 7 3 10 और ये 176। तो N-1 इज़ इक्वल टू 176 बाई, और ये माइनस में होगा -176। ठीक है, और यहाँ -8 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये माइनस कट गया, काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब देखिए कि N-1 इज़ इक्वल टू हो गया हमारा 22। तो N इज़ इक्वल टू 22 प्लस 1, N इक्वल टू 23 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से 37 तक का नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गया 23। तो हमको मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म का फार्मूला होता है N+1 बाई 2th टर्म। अब देखिए इसे हमको पता चल जाएगा मिडिल टर्म। तो हमारे पास N का वैल्यू है 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2th टर्म, तो ये हो गया 24/2, मतलब 12th टर्म। हमको 12th टर्म निकालना है। तो 12th टर्म जो निकालना है इसका मतलब A12। तो A12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, और A प्लस 11D तो A है हमारा 213 प्लस 11 इंटू D का वैल्यू है -8। तो 213 प्लस माइनस 11 8 88, और हम इसको घटा लें, 8 5 13, ये बच गया 0, मतलब 10 में से 8 गया तो 2, और ये 1 125 है ना। 12 टर्म हमारा हो गया 125। अब अगला क्वेश्चन है हमारा विच टर्म ऑफ AP 24, 21, 18, 15 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका कौन सा टर्म, ये दिए हुए AP का कौन सा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो जब भी AP के सवाल हैं तो आप पहला टर्म नोट कर लें कि फ़र्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 24। अब डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 21 माइनस 24, A2 माइनस A। तो A2 माइनस A हम कर लिए, 21 माइनस 24 इट इज़ -3। अब ये -3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो पहला नेगेटिव टर्म है। तो हम मान लेंगे लेट AN बी, मतलब nth टर्म, बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका मतलब AN का वैल्यू जो होगा वो 0 से कम होगा, है ना। तो AN लेस देन 0, AN का फार्मूला लगाएंगे A प्लस N-1 इंटू D लेस देन 0। A है हमारा 24 प्लस N नहीं पता है हमको, N ही पता करना है, और D कितना है तो -3 लेस देन 0। अब देखिए कि ये प्लस में 24 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -N-1 इंटू -3 लेस देन -24। ये प्लस में था, उधर गया -24 हो गया। अब जब
यहाँ माइनस है, इसको हम ये गुना से भाग में ले जाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है। ये इनइक्वलिटी का रूल है, बाकी किसी में नहीं होता है। जोड़ घटाओ और भाग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि गुना से अगर हम भाग में ले जाते हैं तो अगर इसके पीछे भाग देने वाले संख्या के पीछे माइनस हो तो उधर जाने पर ये साइन रिवर्स हो जाएगा। n-1 अब हो जाएगा ग्रेटर देन -24/-3, ये कट जाएगा, 3 × 8 = 24। n-1 ग्रेटर देन 8, तो n इज़ ग्रेटर देन 8 + 1, तो n ग्रेटर देन 9। जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगा, इसका मतलब n कितना है, 9 के आगे अगला टर्म जो है वो 10th टर्म है। तो इसका मतलब हो गया कि 10th टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। डिटरमाइन k, मतलब हमको k का वैल्यू निकालना है, सो दैट k - 2, 4k - 6 और k + 2 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है AP के। अब जब ये AP हमको दे दिए हुआ है और कह रहा है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए, तो k का वैल्यू निकलेगा कैसे। अब जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो जब AP है तो AP में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, इसका मतलब D1 बराबर हो जाएगा D2 के। ठीक है, D1 क्या होगा, तो A2 - A1, A2 - A1 इज़ आवर D1, और D2 क्या होगा, A3 - A2। अब हम वैल्यू लिखें यहाँ पे, A2 का वैल्यू है 4k - 6 माइनस A1 का वैल्यू कितना है, तो 3k - 2 इज इक्वल टू A3 है हमारा k + 2 और माइनस A2 का वैल्यू हुआ 4k - 6। अब देखिए हम इसको सब्सट्रैक्ट कर ले, पहले ब्रैकेट हटा दें, तो 4k - 6 और ये माइनस प्लस -3k माइनस +2 इज इक्वल टू k + 2 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा -4k +6। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। 4k में से 3k घटा तो बचा k, और -6 से +2 घटाएंगे तो -4 इज इक्वल टू k से -4k घटाएंगे तो हो गया -3k, और 2 और 6 ऐड हो जाएगा, संख्या वाले से ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 6 8 हो गया। अब हम k वाले टर्म्स को एक तरफ ले लें, चोर मसेरा भाई होता है, तो k और यहाँ है -3k, इस साइड आके हो जाएगा +3k, और ये रहा हमारा 8 और ये -4 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा +4, तो 3k और k मिलके हो गया 4k इज इक्वल टू 12, तो k इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, तो हमारा k का वैल्यू आ गया 3। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 253। तो हमको 20वां टर्म निकालना है, कहाँ से निकालना है, लास्ट टर्म से। तो हमको राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, ए से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, और डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ 253 के बाद कोई संख्या है नहीं हमारे पास, तो हम इधर देखेंगे 13 से 8 के तरफ आएंगे, तो 8 - 13 कितना हो गया, -5। अब हमको 20th टर्म निकालना है, तो n हमारा हो गया 20, मतलब हमको निकालना क्या है, A20। ठीक है, तो A20 बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है an का A + n - 1 × d। ठीक है, तो A20 बराबर A + n हो गया हमारा 20 - 1 × d, मतलब A + 19d। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे A + 19d। अब वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू है 253 + 19 × d का वैल्यू हो गया -5, तो 253 + -, 19 × 5 = 95। अब हम इसको घटा लें, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, हंस लेंगे, 13 में से 5 गया 8, बचा ये 4, 9 × 5 = 14, बचा 1, 158।
तो हमारा आंसर हो गया 158। तो 20th टर्म जो है लास्ट टर्म से वो है हमारा है 158। इफ़ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP इज़, तो ये हमको SN दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दिया है, तो 5n²/2 + 3n/2, और हमसे पूछा जा रहा है कि nth टर्म निकाले। तो nth टर्म में तो n का फार्मूला लगेगा ना कि SN का, और 20 टर्म भी निकालने के लिए कहा जा रहा है, 20वां टर्म। तो हम क्या करेंगे, आप कुछ बातें जान लीजिए कि कोई एक टर्म हो जैसे S1, तो S1 A1 के बराबर होता है, जबकि हमको A2 अगर निकालना है तो S2 में से S1 घटाते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लीजिए हमको S1 आ जाए 4 और S2 आ जाता है 10, ठीक है। तो पहली संख्या तो 4 हो गई, लेकिन S2 में क्या है, दो संख्याओं को जोड़ के 10 होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा अगर 4 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इसमें से इसको हम घटा लेंगे। टोटल दोनों के सम में से एक का सम घटाएंगे तो हमको पहली संख्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, इसका मतलब सेकेंड टर्म हमारा 6 आना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। S1 A1 के बराबर हो जाता है और A2 जो है वो S2 - S1 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम S1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5, इसका मतलब n का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 5 × 1²/2 + 3 × 1/2, तो ये हो गया 5 × 1² 1/2 + 3 × 1 = 3/2, तो कितने हो गए 5/2 + 3/2, और इसका हम एलसीएम ले लें 2 और 2 का, तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, फिर यहाँ 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 8, 8/2, ये हो गया हमारा 4। S1 का वैल्यू हमारा आ गया 4। अब देखिए हम S2 निकालेंगे। S2 निकालेंगे तो बस n के जगह पे सिर्फ 2 रखना है, तो यहाँ हो गया 5 × 2²/2 + 3 × n के जगह पे 2 रखेंगे /2, ये 2 से ये 2 कट गया, 5 × 2² हो गया 4/2, और ये +3, 2 2 × 4, ये हमारा हो गया 5 2 × 10 और +3 13 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए A1 किसके बराबर होगा, अभी हमने बताया कि A1 S1 के बराबर होता है, जो कि हो गया 4, और A2 किसके बराबर होगा, S2 के बराबर, जो हमारा है, सॉरी A2 S2 - S1 के बराबर, जो कि 13 - 4 हो जाएगा, चूँकि हमारा S1 4 है। अगर हम इसको घटाएं तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, nth टर्म, तो इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना ज़रूरी है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A कर सकते हैं या A1, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको nth टर्म निकालना है, तो an का फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाता है A + n - 1 × D, तो A कितना है हमारा, तो A मतलब A1 फर्स्ट टर्म जो कि 4 है, प्लस n नहीं पता है -1 × D कितना हुआ, तो D है हमारा 5, तो देखिए 4 + 5 को n से मल्टीप्लाई कर दे 5n, और ये -1 × 5 तो -5 हो गया, 5n हम पहले लिख लेते हैं, और 4 में से 5 गया तो कितना हुआ -1, तो ये हमारा nth टर्म हो गया। अब हमको 20th टर्म निकालना है, तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे निकाल सकते हैं या इस पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो 20 टर्म निकालने के लिए A + 19D हो गया, तो A हमको पता है, A है हमारा 4 + 19 × D कितना है, तो 5 है, तो A + 19 × 5 = 95, 95 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 99, तो हमारा 20th टर्म क्या है 99। If the ratio of sum of first n terms of 2 AP is 7n + 1 and 4n + 27, मतलब हमको दिया हुआ है कि 2 AP है और 2 AP के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो, तो एक SN ले लेते हैं तो दूसरा SN डैश ले लेंगे, और उसका रेशियो दिया हुआ है 7n + 1 और 4n + 27, और हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म।
तो यहाँ सम ऑफ 9 टर्म्स नहीं पूछा जा रहा है, 9th टर्म का रेशियो, मतलब A9 और A-9 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। अब देखते हैं हमको करना क्या है। तो Sn का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। Sn = n/2 2a, यहाँ दो अलग अलग AP है तो इसको हम A1 मान लेते हैं, प्लस n-1 इंटू D1 बाई n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर हो गया 7n + 1 बाई 4n + 27। अब देखिए ये n/2 से n/2 तो कट जाएगा। अब क्या बचा, हमारे पास बच गया 2a1 प्लस n-1 D1 बाई 2a2 प्लस n-1 D2 बराबर 7n + 1 बाई 4n + 27। अब क्या करेंगे, हमको 9th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 9th टर्म का रेशियो। तो इसका सिंपल सा फंडा है, 9th टर्म निकालना है तो आपको n के जगह पे वैल्यू कितना देना होगा। तो n के जगह पे वैल्यू देने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लें, ठीक है। इस तरह के रेशियो वाले जो भी सवाल होंगे उसमें n का वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी टर्म आपको निकालना है, जैसे 9 टर्म निकालना है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 1 माइनस करेंगे, तो 9 × 18 और -1 दैट इज़ इक्वल टू 17। अब हम n का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस n हो गया हमारा 17 -1 D1 बाई 2a2 प्लस 17 -1 D2। यहाँ भी हमको n का वैल्यू देना पड़ेगा, तो 7 इंटू n के जगह पे क्या लिखेंगे 17 और प्लस 1 और यहाँ 4 इंटू 17 और प्लस 27। तो ये हमारा हो गया 2a1 प्लस 16 D1 बाई 2a2 प्लस 16 D2 और ये हो गया हमारा 17 7 × 119 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 68। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 हो जाएगा प्लस 27। तो अब देखिए ये ऊपर वाला हो गया हमारा 119 और एक 120 और ये 8 7 15 कि 5 हासिल 1 6 2 8 है 1 9 95। अब देखिए इस दोनों में हम क्या कर सकते हैं, हमको 9th टर्म निकालना था तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस 2 8 जा 16 तो 8 D1 बाई 2 यहाँ भी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और 2 8 जा 16 और ये हो गया D2। अब देखिए ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो अब देखिए इसको भी हम काट लें 5 से, 19 × 5 = 95 और 5 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो ये 24/19 आया, 24/19। और ये देखिए a1 प्लस 8 D1 तो a9, ये हो गया a9 का फार्मूला, तो a9/a9 क्यों, तो देखिए चूँकि a9 बराबर क्या होगा a प्लस 8D है ना, तो इसीलिए हमने लिया a1 प्लस 8 D1 को a9 मान लिया और a2 प्लस 8 D2 को a9, ठीक है। तो यही रेशियो हमसे पूछे हुआ था और ये वैल्यू हमको आ गया। अब ये रेशियो हो गया हमारा 24:19। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इफ़ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn जो है n टर्म्स का सम दिखाता है AP का, तो हमको प्रूव करना है S12 इज इक्वल टू 3 × S8 माइनस S4। अब देखिए कि हमको LHS के बराबर RHS प्रूव कर देना है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम LHS S12। और आपको पता है Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए यहाँ पे हमारा n जो है वो है 12, तो हम n का वैल्यू क्या ले लेंगे 12/2 2a प्लस 12 - 1 इंटू D।
अब हम इसको काटें, 2 छक्के 12 तो 6, 2a प्लस 12 में से 1 गया तो 11d। अगर हम 6 से गुना कर दें तो 6 दूनी 12a प्लस 11 छक 66d। ये हमारा S12 का वैल्यू आ गया। और इस साइड है 3 इंटू S8 माइनस S3, तो RHS भी हमको निकालना होगा। तो फ्रॉम RHS 3 इंटू S8 माइनस S4 हम क्या करें कि अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे S8 निकाल लेते हैं, कितना होगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला लगाएंगे तो n है हमारा 8, तो n की जगह पे लिखा 8, 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू d। 2 4 जा 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8a प्लस 8 में से 1 गया तो अभी रुक जाइए, है ना। 4 इंटू 2a प्लस इसको छोटा कर लेते 8-1 7d। अब मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28d। ये हमारा S8 का वैल्यू आ गया। अब उसी प्रकार हम S4 निकाल लें तो S4 क्या हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n के जगह पे हम 4 रखेंगे, 4/2 2a, तो 2 इंटू a प्लस n के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ हम 4 रखें -1 इंटू d। तो 2 2 जा 4, ये बच गया हमारा 2, 2a प्लस n-1 मतलब 4-1 3d। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6d। अब हमारा क्या है वैल्यू निकालना, 3 इंटू S8 माइनस S4, तो S8 माइनस S4 हम वैल्यू रख दें। 3 इंटू S8 का वैल्यू है हमारा 8a प्लस 24d माइनस S4। S4 का वैल्यू है हमारा, S4 का वैल्यू है 4a प्लस 6d। इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लें। ठीक है। यहाँ 3 इंटू 8a प्लस 24d, यहाँ ब्रैकेट खोल दें हम, -4a माइनस प्लस माइनस 6d। अब इसको घटाएंगे तो 3 इंटू 8a में से 4a गया तो बचा 4a और प्लस 24d में से 6d गया तो हो गया 18। और ये 24 नहीं था, ये हमारा 28d है, सॉरी। तो 28d में से 6d गया तो हो गया हमारा 24d, सॉरी 28 में से 6 गया तो 22d हुआ। अब देखिए इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 4 जा 12a प्लस 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया 66d। अब ये देखिए हमारे LHS के बराबर आ गया है। तो RHS जो है वो LHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। If m times the mth term of AP, मतलब m times the mth term of AP is equal to, तो इक्वल टू हमने दे दिया, n times the nth term, तो n इंटू an, और m और n इक्वल नहीं है तो हमको निकालना है m प्लस nth टर्म, और ये दिखाना है कि ये m प्लस n टर्म 0 है। तो पहले हम जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करें। तो m इंटू ए एम का फार्मूला हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू an का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, m इंटू ए प्लस m को d से मल्टीप्लाई करेंगे md माइनस d, और ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस nd और माइनस d। मल्टीप्लाई करने पर n
n को हमने d से मल्टीप्लाई किया nd, और माइनस a को d से, तो माइनस d। अब इस m से हम इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू ए एम प्लस m इंटू एम डी, एम स्क्वायर डी, और माइनस प्लस माइनस माइनस m को d से मल्टीप्लाई करेंगे एम डी, इक्वल टू ए एन प्लस n इंटू एन डी, एन स्क्वायर डी, और माइनस n को d से मल्टीप्लाई किया एन डी। जितने भी d वाले टर्म्स हैं सभी को हम एक तरफ ले आवे, तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, और ये एन स्क्वायर डी। तो हम क्या करें, एम स्क्वायर डी के साथ एन स्क्वायर डी ले आते हैं, इधर प्लस में है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, और ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस एन डी हो जाएगा। और ये देखिए इधर बचा ए एन, और ये प्लस में है ए एम, उधर जाएगा तो माइनस ए एम हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे और इस दोनों टर्म्स में अलग अलग कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन हो गया डी, तो बच गया हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इस दोनों टर्म्स में हम कॉमन लेंगे डी, तो ये हो गया हमारा एम, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर जाएगा, तो एम माइनस एन हुआ। और ये देखिए इस दोनों में हम कॉमन लेंगे ए, तो ये हो गया हमारा एन माइनस एम। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और ये माइनस डी, और ये हो गया हमारा एम माइनस एन बराबर ए एन माइनस एम। ठीक है, अब देखिए कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन आ रहा है। तो डी कॉमन आ रहा है तो हम डी को कॉमन ले लें, और क्या कॉमन आ रहा है, तो एम माइनस एन, और एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो एम माइनस एन भी कॉमन ले लें। तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, डी एम माइनस एन कॉमन हो गया, तो बच गया एम प्लस एन, और इधर माइनस के बाद ये सभी कॉमन हो गया, तो कुछ नहीं बचा, बचा 1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखिए m माइनस एन आया है और यहाँ n माइनस एम है, तो इसका सीक्वेंस हम चेंज करने के लिए बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू एम माइनस एन। ठीक है, जब भी हम बाहर में माइनस कॉमन लेते हैं तो सीक्वेंस क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो अब देखिए ये m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो क्या वैल्यू आएगा, d इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए निकालना है तो ये अपना माइनस इसे दे देगा, क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं ये -1 है इंटू ए, ऐसे समझिए इसको कि -1 इंटू ए तो लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1। तो ये ए बराबर क्या होगा, ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में था उधर, तो -1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही डिवाइड किया तो ये बच गया क्या, माइनस डी एम प्लस एन माइनस 1। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, और ये ए के वैल्यू से ही हम क्या निकालेंगे, एम प्लस nth टर्म को 0 प्रूव करने का ये सबसे बड़ा जरिया है। अब हम देख लें कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, अब हम इसको मिटाते हैं। हमको क्या निकालना है, सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, इसका मतलब हमको निकालना है ए एम प्लस एन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए एन के फार्मूले पे a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए a का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस डी एम प्लस एन माइनस 1 और प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये पूरा वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू सेम मिल रहा है, यहाँ भी सेम मिल रहा है, ये माइनस में है और ये वाला टर्म प्लस में है, इधर माइनस इधर प्लस, सारे टर्म मिल रहे हैं, तो इसको हम काट सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि m प्लस nth टर्म इज 0। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ। तो ये TP और ये TQ दो टेंजेंट्स हैं, आर ड्रॉन टू ए सर्कल, और ये सर्कल है विद द सेंटर O, सेंटर O है,
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, और एक्सटर्नल पॉइंट टी यहाँ है, ठीक है। हमको प्रूव करना है पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू। तो पी टी क्यू ये एंगल हुआ, इसको मान लीजिए हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये 2 एंगल ओ पी क्यू मतलब ये एंगल, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। लेट, ऐसे मान लेने से क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ये देखिए ओ पी क्यू को हमने मान लिया क्या, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, और एंगल पी टी क्यू को हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमको क्या प्रूव करना है, 2 थीटा, ठीक है। हम जानते हैं कि एक एक्सट्रीम पॉइंट से खींचा हुआ टेंजेंट का लंबाई बराबर होता है ना। तो हम एक ट्रायंगल ले लें, ये ओ पी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ देखिए टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर है, क्यों? तो टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। अब जब ये टी पी और टी क्यू आपस में इक्वल है, तो दो साइड इक्वल हो गया एक ट्रायंगल में, इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया। तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू किसके बराबर हो गया, तो टी क्यू पी के बराबर, टी क्यू पी के बराबर हो गया। इसको हम एक्स मान लिया, ठीक है, क्यों? चूँकि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आती है। एक तो ये देखिए कि एंगल टी पी ओ या ओ पी टी ये एंगल ऑफ टेंजेंट है। ओ पी टी क्या है, 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल ऑफ टेंजेंट। तो एंगल ऑफ टेंजेंट कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ टेंजेंट होता क्या है, सेंटर से खींचा हुआ लाइन टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90। तो ये दोनों मिलके एक्स और थीटा मिलके कितना बना देगा, 90 डिग्री। तो एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम ऐसे रख लेते हैं। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, y और 2 थीटा। तो रिलेशन y और थीटा के बीच में निकालना है, ना कि x के बीच में। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा है, उधर जाके माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये तीनों एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा, 180। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू में ये तीन एंगल है हमारे, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहिए तो इस एंगल का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे इस एक्स का वाले एंगल का नाम है टी पी क्यू, प्लस ये एक्स वाला एंगल का नाम है टी क्यू पी, और ये y जो है वो है पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। तो x हमारा हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 और x का वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 इंटू 2 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये 180 कट जाएगा, तो बच क्या गया, माइनस 2 थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू 2 थीटा, यही हमको प्रूव करना था। वाई क्या है, पी टी क्यू। तो ये हमारा एंगल हो गया पी टी क्यू बराबर 2 इंटू थीटा कितना है, तो थीटा है हमारा ओ पी क्यू, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, और देखने से बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। इसमें कहता क्या है, इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी दो कॉमन टेंजेंट है टू 2 सर्कल्स, और 2 सर्कल्स भी है, दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट है। सेंटर है एक का O1 दूसरे का O2, और ये इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, E पे। हमको प्रूव करना है क्या,
ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये ए बी इक्वल टू सी डी। देखिए आप जानते हैं कि एक एक्सट्रीम पॉइंट से खींचे हुए टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, मतलब ई ए और ई सी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ ई डी और ई बी का भी लेंथ बराबर होगा, क्योंकि ई डी और ई बी जो है टेंजेंट है सेम एक्सटीरियर पॉइंट ई से इस सर्कल पे। ठीक है, तो एक हो गया, देखिए ए ई इज इक्वल टू सी ई, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट ई। तो ई से एक टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, तो ई से ये जो दो टेंजेंट खींचे गए हैं, ये सेम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं और दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, वैसे ही ई बी इज इक्वल टू ई डी, ई बी इक्वल टू ई डी, क्यों, तो ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट ई से ही दो टेंजेंट खींचे गए हैं, है ना। तो टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट ई, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम जानते हैं ए ई में अगर ई बी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दें। तो ए ई प्लस ई बी, वैसे ही हम सी ई में ई डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। समझिए, हमने दोनों लेफ़्ट साइड वाले को जोड़ दिया लेफ़्ट में और राइट साइड वाले को यहाँ राइट में जोड़ दिया। अब देखिए ए ई प्लस ई बी कितना हो गया, ए बी, और सी ई और ई डी को जोड़ा तो क्या हो गया, सी डी। यही हमको बोला था प्रूव करने के लिए, प्रूव हो गया। In the given figure, O is the center of the circle PT and PQ. PT और PQ जो है ये टेंजेंट्स है ना, टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P, और ये एक्सटीरियर पॉइंट है P हमारा। अगर एंगल TPQ इक्वल टू 70 डिग्री है तो हमको निकालना है TRQ, मतलब हमको ये एंगल निकालना है। अब देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम इससे जोड़ दें, इससे जोड़ दें, मतलब O को T से जोड़ दें और O को Q से जोड़ दें। तो सेंटर से खींचा हुआ लाइन टेंजेंट से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये भी कितने का बनाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया एंगल ऑफ टेंजेंट। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये नहीं पता है, तो ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब बन गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4, 4 एंगल हो गए, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो देख लीजिए एंगल ओ टी पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, रीज़न है एंगल ऑफ टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही ओ क्यू पी, तो ओ क्यू पी भी हो गया 90 डिग्री एंगल ऑफ टेंजेंट। तब हम इस क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी टी में देख लेंगे कि ये एंगल टी ओ क्यू प्लस ये चारों एंगल जोड़ के 360 होगा। तो एक हो गया एंगल टी ओ क्यू प्लस दूसरा ओ क्यू पी प्लस ये क्यू पी टी प्लस एंगल ओ टी पी, ये सभी जोड़ के कितना हो गया, 360। अब देखिए कि टी ओ क्यू कितना है, तो टी ओ क्यू हमको पता नहीं है, प्लस ओ क्यू पी कितना है, तो ओ क्यू पी है 90 डिग्री, क्यू पी टी कितना है, तो 70 डिग्री, और ये ओ टी पी भी क्या है हमारा, ओ टी पी 90 डिग्री बराबर 360। अब देखिए कि एंगल टी ओ क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, 180 18 7 8 7 15 25, 250 बराबर 360।
तो अब क्या होगा, एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 250। कितना हो गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। एंगल टी ओ क्यू हमारा हो गया 110 डिग्री। अब जब ये 110 हो गया तो आप जानिए कि ये एक आर्क है टी क्यू, इस आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल और ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है। तो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होता है अगर सेम आर्क से बना जाए, क्योंकि टी क्यू जो है वो सेम आर्क है। तो यहाँ से देखिए टी आर क्यू ये हाफ हो जाएगा किसका, टी क्यू टी ओ क्यू का, क्योंकि ये दोनों ही एंगल सेम आर्क टी क्यू से बने हुए हैं। ठीक है, तो एंगल देख लीजिए टी आर क्यू बराबर हो जाएगा हाफ एंगल टी ओ क्यू। क्यों, तो रीज़न है एंगल सबटेंडेड एट circumference is half the angle at center subtended by same arc। तो अब देखिए कि ये एंगल टी आर क्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल टी आर क्यू बराबर हो गया हाफ, और टी ओ क्यू कितना है, तो टी ओ क्यू है हमारा 110 डिग्री। इसको काट देंगे, ये बच गया कितना, 55 डिग्री। तो 55 इज़ योर आंसर। इन द गिवन फिगर पी ए इज़ द टेंजेंट। पी ए जो है वो टेंजेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी रहा, पी ए टेंजेंट हो गया, और ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। हमको दिया हुआ है एंगल पी ओ बी 115 डिग्री। तो ये है पी ओ बी 115, निकालना क्या है, ए पी ओ। ए पी ओ बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए ये बगल वाला एंगल हम निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री। ये एंगल पता हो तो ये एंगल ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा, 180। क्यों, रीजन इज़ लीनियर पेयर, है ना, दोनों एंगल जोड़ के लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल ए ओ पी हमको पता नहीं है और ये पता है 115 है, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115, ये हो गया कितना, 65 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो एंगल ए ओ पी हमारा 65 हो गया। अब देखिए कि ये एंगल 90 कैसे है, ये दिया हुआ नहीं था, हमने लिखा है 90। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ टेंजेंट है। सेंटर से खींचा हुआ लाइन टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है। तो एंगल ओ ए पी ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ टेंजेंट। लिखने का भी सीखें। और ये देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए, ये एंगल ए पी ओ, यही हमको पूछा है, ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी और प्लस ये एंगल ओ ए पी, ये तीनों जोड़ के हो जाएगा 180। ए पी ओ हमको पता नहीं है, ए ओ पी कितना है, तो ए ओ पी ये अभी आया है कितना, 65 डिग्री प्लस ओ ए पी कितना है, तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये ए पी ओ प्लस इस दोनों को जोड़ लें, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 9 6 15, 155
बराबर 180। तो एंगल APO कितना हो जाएगा? तो एंगल APO हो जाएगा 180 में से हम 155 घटा लें तो कितना हो जाएगा? 0 में से 5 निकलेगा, 10 में से 5 गया 5, बचा ये 7, 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री। तो APO आपका हो गया 25 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स है, एक है RQ और दूसरा है RP। ये ड्रॉ किए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट R से इस सर्कल पे, सर्कल जिसका सेंटर O है। तो ठीक है, यहाँ सेंटर O है। और PRQ, ये PRQ ये टोटल एंगल हमारा है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का है और हमको प्रूव करना है ये OR किसके बराबर हो जाएगा? PR प्लस RQ, PR प्लस RQ इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइन O to P एंड O to Q। O को हमने P से जोड़ दिया और O को Q से जोड़ दिया। अब जोड़ देने के बाद क्या करेंगे? तो ये देखिए टोटल एंगल कितना है? तो टोटल एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, तो 120 है हमारा ये टोटल एंगल। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अगर 2 टेंजेंट्स हैं तो 2 टेंजेंट्स है तो सेंटर से खींचे हुए लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 तो ये भी 60 हो गया, लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो एंगल PRO, ये PRO इसके बराबर हो जाएगा ORQ के, मतलब ये एंगल किसका? चूँकि ये दोनों बराबर हो गए तो एक एंगल जो होगा वो हाफ हो जाएगा इस पूरे का, मतलब हाफ एंगल PRQ का, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुए? तो इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से जो खींचा हुआ टेंजेंट होता है आर इक्वली इंक्लाइंड at equally inclined with the line segment joining the center। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये टोटल 120 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो PR और RQ ये 2 टेंजेंट है सेम एक्सटीरियर पॉइंट R से, तो सेंटर से खींचे हुए लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, सेंटर से खींचा हुआ लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो ये हमारा हो गया हाफ। और PRQ कितना है? तो PRQ है 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी 60 कहते हैं, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री हो गया। अब हमको रिलेशन किसके बीच में दिखाना है वो ध्यान दीजिए, OR। तो OR तो ठीक है, और ये PR, तो PR ये है और QR ये है, मतलब हमको रेडियस से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ पे ये थीटा हो गया और यहाँ एंगल ऑफ टेंजेंट ये 90 हो गया। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, OR हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये जो बच गया वो क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगेगा? इन ट्रायंगल POR या OPR। OPR में ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये थीटा है हमारा 60। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये है बेस। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया तो बच गया बेस, बच गया। तो हमको इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, PR और O के बीच में। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है B/H। ठीक है, तो cos थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, और B कितना है? तो B है PR और H क्या है? तो H है हमारा OR। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा?
तो अब हम यहाँ लिखते हैं, देखिए cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 बराबर PR बटा OR, ठीक है। तो हम PR का वैल्यू निकालें, इसको इधर ले आएंगे तो हाफ OR बराबर हो जाएगा PR। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब एक और रिलेशन निकालना होगा इस ट्रायंगल में ORQ में। तो हम क्वेश्चन को मिटा दें और लिखें इन ट्रायंगल ORQ, ट्रायंगल ORQ में क्या होगा कि यहाँ भी हमारा देखिए ये 60 डिग्री ही है, हमने यहाँ से निकाला था 60 डिग्री। तो हमको रेडियस से तो कुछ लेना देना है नहीं, रिलेशन दिखाना है QR और OR के बीच में, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और यहाँ एंगल ऑफ टेंजेंट होगा 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये जो बच गया वो बेस है ना। इसका मतलब QR हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ भी cos थीटा लगेगा, cos 60 इज इक्वल टू B/H, मतलब QR बाई H हो गया हमारा OR, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि QR बराबर क्या हो जाएगा, ये OR इधर आ जाएगा, हाफ OR, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो चलिए PR को हम QR से ऐड कर दें, या हाफ OR है प्लस ये हाफ OR, LHS को LHS से जोड़ दें, RHS को RHS से, QR और प्लस PR, ठीक है। तो हाफ OR हो गया 1 OR, ठीक है। और ये PR प्लस QR, यही तो हमको बोला था प्रूव करने के लिए, PR आगे लिख लिया, QR बाद में लिख लिया, ठीक है। अब देख लीजिए यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो PA और PB 2 टेंजेंट्स खींचे गए हैं। यहाँ C जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर कौन सा है, O है, और रेडियस क्या है, R है। OP इक्वल टू 2R, ये OP रहा और OP 2R के बराबर है। तो हमको दिखाना है कि APB, मतलब ये APB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा जब मानेंगे तो इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APO में ये हमारा थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और यहाँ एंगल ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से खींचा हुआ लाइन है टेंजेंट पे। तो सेंटर से खींचा हुआ लाइन टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का, और ये हो गया एंगल ऑफ टेंजेंट, मतलब एंगल OAP क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री एंगल ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही बात। अब समझिए कि तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और P/H का जो रिलेशन आता है वो साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H, और यहाँ थीटा हमारा नहीं पता है और P तो पता है हमको, P है ये AO जिसका वैल्यू है R, और H कौन सा हो गया हमारा, OP। तो AO है R और ये हो गया 2R, और ये रहा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ हम काट देंगे, R से R कट गया तो बच गया ऊपर 1। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। तो साइन थीटा का कितना वैल्यू होता है, 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन इक्वेट हो जाएंगे, साइन हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। थीटा 30 डिग्री के बराबर हो गया। या हम काट के नहीं दिखाएंगे, ये इक्वेट हो जाता है, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, चूँकि साइन कॉमन है। अब देखिए ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल आप जानते हैं कि जो सेंटर से खींचा हुआ लाइन होता है
और एक एक्सट्रीम पॉइंट से खींचे हुए टेंजेंट दोनों आपस में इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB या BPO, ठीक है, बराबर 30 डिग्री। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट are equally inclined to the line joining the center। ये इतने बड़े रीज़न हैं, आपको लिखने होंगे ये रीज़न कि सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रहा हो उस एक्सटीरियर पॉइंट से, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट के बीच का जो लाइन है वो टेंजेंट्स के साथ उसी पॉइंट से, मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींचे गए हैं उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है। मतलब यहाँ थीटा बनेगा तो ये भी थीटा एंगल बनेगा। मतलब ये थीटा कितना हो गया 30, तो ये भी क्या हो गया 30। अब टोटल एंगल कितने हो गए 30 30 60, तो 60 डिग्री हो गया। तो अब हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे बनाएंगे। अब यहाँ तक आप नोट कर लें। देखिए अब ये 60 हो गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल APB में हम जानते हैं कि एंगल APB जो है वो कितना हो गया, तो APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाउ 60? 30 प्लस 30। अब देखिए कि हम जानते हैं कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट, जितने भी टेंजेंट होते हैं, 2 ही टेंजेंट होते हैं, दोनों का लेंथ क्या होता है बराबर, मतलब PA बराबर PB होगा। और जब यह इस ट्रायंगल APB को हमने कंसीडर किया तो बीच वाला लाइन आप भूल जाइए, ठीक है। ये और ये आपस में इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर होगा, है ना। मान लीजिए ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल PAB वो किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के PBA के, ठीक है, बराबर हो गया। मान लीजिए हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस तीनों एंगल को जोड़ के इन ट्रायंगल APB में तीनों एंगल जोड़ के एंगल APB प्लस एंगल PAB और प्लस एंगल PBA, ये तीनों एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा 180। तो APB आपको पता है 60 है और ये PAB x और ये भी x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 उधर ले जाते हैं, x हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 अगर गया तो हो गया 120, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। x जो है वो हो गया 60 डिग्री। और चूँकि x 60 डिग्री हो गया तो आप समझिए ये भी 60, ये भी 60, मतलब एंगल PAB बराबर एंगल PBA बराबर 60। और आप जानते हैं कि ये एंगल भी 60 है। ऑल्सो एंगल APB इक्वल टू 60। इसका मतलब ये तीनों एंगल बराबर हो गया, PAB बराबर PBA और बराबर APB। जब ये तीनों एंगल बराबर हो गए 60 60 60, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल APB इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री होता है।